नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम रहे उनकी समीक्षा करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में जब हम अभी बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की, तो 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना था। और उस वक्त अगर हम इस बार के मुकाबले 2019 की बात करते हैं, तो इस बार जो गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच था, और उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, तो दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें अंदाजा लगता है, एक अनुमान लगाया भी जा सकता है कि उस वक्त ज़्यादा मजबूत संगठन था, ज़्यादा मजबूत जो है वो गठबंधन था। इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन जो था वो 2019 के मुकाबले कमज़ोर था, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी जो है वो अप्रत्याशित सीटें जो है वो लेने में कामयाब हुई। तो उसके पीछे के कारण क्या रहे? अब जब से चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से आपको पता होगा, लगातार सोशल मीडिया पे कोई हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, तो कोई कोई और जो है वो जिसमें हम कहें कि विदेशी ताकतों का हाथ बता रहा है, और तमाम तरह की चीज़ें आपको जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी कि विदेशी जो ताकतें हैं वो ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में ना आए। ठीक है, वो बातें जो है वो अपनी जगह सही है। इसके अलावा हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, ये बात भी हम मान लेते हैं, क्योंकि अयोध्या जैसी सीट जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीरान शहर को उसका विकास किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि बना दी, और वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट की हार होती है तो फिर ये जो है वो थोड़ा-सा जिसको हम कहें कि अप्रत्याशित ज़रूर नज़र आता है। इसके अलावा काशी में भी आपने देखा कि वही अजय राय थे कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिर ऐसा 2024 में ऐसा क्या हुआ कि उनका जो जीत का जो अंतर था वो सिर्फ 1.5 लाख तक रह गया, और अजय राय 4.5 लाख वोट लेने में कामयाब हुए। अगर इन सभी कारणों की तरफ अगर हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है भारतीय जनता पार्टी के। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है इस बात से थोड़ा-सा असहमत ज़रूर हो, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे अगर सच्चाई की बात करते हैं, तो इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अनदेखी करना भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा भारी पड़ा है। अब उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? आप देखिएगा, धीरे-धीरे जब हार के कारणों का विश्लेषण होगा, आकलन होगा, तो ये चीज़ें सामने आती चली जाएगी। अब योगी आदित्यनाथ का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि जो भी कैंडिडेट को टिकट दिए गए थे उसको लेके योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं जो है वो सहमत नहीं थे। उन्होंने इसके लिए असहमति भी जताई थी, लेकिन दिल्ली में बैठे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हो जेपी नड्डा और भी जो लोग हैं, उन्होंने जो है वो इसकी अनदेखी की, और उस अनदेखी का खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स थे जो पैराशूट हुए थे, और आपको पता होगा जो दल बदलू कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी में इस बार आए थे, उनका अगर आप जीत का स्ट्राइक रेट देखोगे और हार का स्ट्राइक रेट देखोगे, तो 80% तक ऐसे कैंडिडेट जो दूसरी पार्टियों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी से आए हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी से आए, चाहे कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हो, उनकी जो जीत का अगर आप स्ट्राइक रेट या परसेंटेज देखोगे तो 80% तक लोग जो है वो हार चुके हैं। अब इसमें जो है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि कौन-सी पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहाँ कार्यकर्ताओं की हम बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो एसी में बैठ के प्लानिंग करते हैं, एसी में रूम में बैठते हैं, फिर उसके बाद वो प्लानिंग करते हैं, उनको ये एक बात का जो है वो घमंड है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ने वाला है, और नरेंद्र मोदी के नाम पे अगर वोट पड़ेगा तो उनकी जीत जो है वो कहीं भी किसी भी लोकसभा सीट से उनको जो है वो टिकट दे दिया जाए। इसलिए वो लगातार जो है वो टिकट की मांग करते रहे, वो कभी भी जो है वो धरातल पे गए ही नहीं, ग्राउंड पे वो गए ही नहीं, और उसका खामियाजा जो है वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, इन दोनों को भुगतना पड़ा। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा जो है वो जेपी नड्डा जिम्मेदार है कि जब टिकट वितरण किया गया
तो कैंडिडेट्स का ध्यान रखना चाहिए था। जो कार्यकर्ता 20 से 25 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार मेहनत करता जा रहा है और उसको एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसको कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा होगा। ये इस उम्मीद में वो लोग जो है वो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और फिर उसके बाद में किसी दूसरी पार्टी के एक ऐसा नेता की जिसको दूसरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो नेता अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आता है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए फूल बरसाती है, उसको टिकट देती है, उसको जो है वो ग्राउंड पे उतारती है और कार्यकर्ताओं की जो समस्या है और वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 15 से 20 साल से वो लोग उसके खिलाफ वोट माँग रहे थे, उसको गालियाँ दे रहे थे, उसकी जो नाकामियाँ थी उसको गिना रहे थे और अब उनकी मजबूरी है कि उनको फील्ड में जाके अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में जाके और बीजेपी के लिए उस नेता के लिए वोट माँगना पड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार जो है वो गालियाँ देते थे। तो ऐसी स्थिति में इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसके एक नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि लल्लू सिंह की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लल्लू सिंह को जब टिकट दिए जाने की खबर थी उस वक़्त और बहुत बड़े-बड़े जो पत्रकार थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने भी लल्लू सिंह के टिकट को लेके जो है वो नाराज़गी जताई थी कि अयोध्या से उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद जो है वो लल्लू सिंह को टिकट दिया गया और लल्लू सिंह को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि एक अहंकार, एक घमंड जो था, एक चापलूसों की जो टीम जब हम बात करते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी, तो अब वो कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी में भी नज़र आती है कि यहाँ पे भी कुछ लोग जो है वो चापलूसी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसका खामियाजा सीधे तौर से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ रहा है। अब दूसरे अगर हम इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी जाए कि एक कैंडिडेट और कैंडिडेट में आपने देखा होगा जैसे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, उनको टिकट दिया गया जो कि अब तक जो है वो समाजवादी पार्टी के एक नेता के रूप में थे। वो भारतीय जनता पार्टी जॉइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने के बाद में उनको बलिया से टिकट दिया जाता है और आपने देखा उनको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही आपने देखा चाहे वेस्ट बंगाल हो, वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति बनी हुई थी। कोई भी जो दूसरी पार्टी पे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जिस अजीत पवार को खड़े होकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तो अजीत पवार और शरद पवार जब एनसीपी एक थी, टूटी नहीं थी, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे एफआईआर किए गए और उसके बावजूद जो अजीत पवार जब एनसीपी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए और इसका खामियाजा आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के नतीजे क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति ही महाराष्ट्र में बनी। ठीक ऐसे ही हम पश्चिमी बंगाल, वैसे हम महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के अलग से वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा एक जो है वो विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सरसरी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके अलावा उनके साथ मारपीट की जाती है और डर इस कदर बैठ गया है कि अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेके भी खड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जीना हराम हो जाता है और तो फिर केंद्र सरकार जो है वो उनके लिए क्या कर रही है, ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल पर खड़ा हो जाता है। लेकिन खैर ये पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की हार का यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अभी जो है वो इस्तीफों का दौर चल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया, तो फिर हार का जो कारण था वो क्या था? तो वो जो कारण था वो ये था, इसको अगर हम समझ सकें तो हिंदू वोटर्स जो थे वो जातियों में बँट गए और इसको इंडी अलायंस, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। क्योंकि इससे पहले जब समीकरण बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी इकट्ठा थी, तब मुस्लिम जो थे वो वोट बँटा हुआ था। लेकिन इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो टिकट देने में जो थोड़ा-सा चूक हुई, उसका फ़ायदा जो है वो अखिलेश यादव ने उठाया। सीधे तौर से अखिलेश यादव को ये पता था कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो दलित वोटर है, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। वो वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है, इसलिए राहुल गांधी के साथ गठबंधन में रहना ज़रूरी हो गया था। वरना आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बात जो है वो चिरकुट तक आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो गठबंधन रहा।
लास्ट मोमेंट तक जो है वो गठबंधन की बातें चलती रही, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना, लेकिन फिर भी जो है वो गठबंधन तोड़ा नहीं गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी, और यही एक वजह थी जिससे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जो है वो कहीं आगे निकल गई। इसके अलावा हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जब विकास इतना हुआ तो फिर उसके बाद में, क्योंकि विधानसभा में स्थिति उलट होगी, आने वाले समय में चुनाव का परिणाम, विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त ये आता है कि लोकसभा के कुछ ऐसे सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिनको ये लगता है कि वोट जो है वो सिर्फ मोदी के नाम पे जाएगा। तो उनको ये लगता है कि धरातल पे, ग्राउंड पे, फील्ड में जाके जो है वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी सीट दे, वहाँ से उनकी जीत जो है वो पक्की है। तो ये एक जो है जिसको हम कहें कि कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में जो ये गैप आया, उस गैप को भारतीय जनता पार्टी भुना नहीं पाई, उसको भर नहीं पाई, और ये भी एक वजह रहा। और इसके अलावा एक और बात इसमें ऐड ऑन कर दी जाएगी, जब अयोध्या और काशी की हम बात करते हैं तो अयोध्या और काशी में स्थानीय जो मुद्दे थे वो ज़्यादा हावी हुए, जो समस्याएं हुई, जो जिन लोगों के घर टूटे, जिनके मकान खाली कराए गए, और उस स्थिति में जब लोगों ने बिचौलिया बन के कमीशन ऐंठा तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या थी उसको रोकने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको खुश करना चाहती तो बिचौलियों के बजाय इस चीज़ों को हैंडल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजे की रकम बढ़ाई क्यों नहीं? ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद में आता है अमित मालवीय जैसे सोशल मीडिया हैंडल, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया जो हैंडलर है वो उठा के आप ध्रुव राठी को जो है वो ट्रोल को करने की कोशिश कर रहे हो, आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हो, आप रवीश कुमार की बात कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास जब इतना पैसा है, भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे ज़्यादा पैसा अभी उसके पास है, तो क्या वो अपने जैसे जिस ध्रुव राठी को वो ट्रोल कर रहे हैं, क्या वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिए क्या 10 ध्रुव राठी खड़े नहीं कर सकते थे? उन्होंने इतर अगर हम जाके बात करते हैं तो जितने भी जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित नहीं है, जो देश को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के फैसलों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे कितने ही पत्रकार जो है वो इस देश में मौजूद है। तो आपने उन पत्रकारों के लिए क्या किया? क्या आपने उन पत्रकारों को जो है वो फ्रीडम दी? क्या आपने उन पत्रकारों को मोटिवेट किया? क्या आपने उन पत्रकारों को जो है वो पैसा खर्च किया उनके ऊपर? ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। जबकि दूसरी पार्टियों ने, जब हम ध्रुव राठी की ही बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पानी की तरह जो है वो ध्रुव राठी के ऊपर पैसा बहाया। तो ये जो है वो जो कमियां जो भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में रही, जो कि उत्तर प्रदेश में हार का सबसे बड़ा कारण, अब भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इस आकलन में कितना कामयाब होती है और कितने जो है वो इस समस्या की जड़ तक पहुंच पाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी भी एक समय है, अगर अभी भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं कि 2 बार के पूर्ण बहुमत के बाद में तीसरी बार झटका लगना भी ज़रूरी होता है, ये एक सदमा लगा, और इस ब्रेकर को अगर भारतीय जनता पार्टी सही से हैंडल कर गई, और अगर उसने पैराशूट कैंडिडेट्स या दूसरी पार्टियों से जो नेता आ रहे हैं भर भर के, अगर उनसे थोड़ा-सा, जिसको हम कहें कि बजाय अगर अपनी ही पार्टी के जो विश्वसनीय कार्यकर्ता और विश्वसनीय नेता जो अपने आप को इस चुनाव में इनसिक्योर फ़ील कर रहे थे, क्या उनका विश्वास जीतने में कामयाब होगी? और अगर ऐसा होता है, तो फिर विधानसभा जो चुनाव होंगे, वो अपने मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक होंगे, और नहीं तो विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से जो है वो टक्कर देखने को मिलेगी, और समाजवादी पार्टी हो सकता है सरकार बनाने में भी कामयाब हो जाए। और 2029 का फिर लोकसभा चुनाव की बात तो हम जो है वो ना ही करें तो फिर ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें योगी आदित्यनाथ, अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपनी जगह सही थे। उन्होंने जो है वो कुछ विरोध किया था, कुछ कैंडिडेट्स को लेके वो नाराज़ दिखाई दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ को उतनी फ्रीडम नहीं दी गई थी। अमूमन योगी आदित्यनाथ को इससे पहले चुनावों में हमने देखा कि उनको फुल फ्रीडम होती थी, वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो दिल्ली से ये बात जाती थी कि उनको बोलना क्या है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जेपी नड्डा की भूमिका कितनी जो है वो सही है और कितनी जो है वो गलत है। जब बात टिकट बँटवारे की और बात आती है कि रैलियों में क्या बोला जाएगा, उस तरह की।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।